पिछले क्लास में हम लोग यहीं थे क्या? अमाशय के बारे में पढ़ना है ना। चलिए, तो इससे पहले हम लोग माउथ कैविटी में दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अमाशय के बारे में, जिसको अंग्रेजी में लिखा हुआ एस्टोमैक, यानी अपनी भाषा में जिसको हम लोग पेट कहते हैं, उदर कहते हैं, उसी को अमाशय या एस्टोमैक के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो फिगर एस्टोमैक का है यानी अमाशय का है, इस अमाशय में एक थैला लग रहा है, यहां पर बना हुआ है, नहीं लगता है एक बैग है, झोला है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बैग होता है, एक थैला होता है, जहां पर भोजन का तात्कालीन संग्रहण होता है और उस भोजन के पाचन का भी कार्य संपन्न होता है। तो भोजन का तात्कालीन संग्रहण की बात करेगा या भोजन के तात्कालीन पाचन की बात करेगा, तो वो किस अंग में होगा? अमाशय में होगा, एस्टोमैक में होगा। अब आपकी जो ये अमाशय है, इसकी दीवार पर ग्रंथियां पाई जाती है, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए एंजाइम जरूरी है। बिना एंजाइम का भोजन का पाचन होगा? नहीं होगा। यानी आपके बॉडी के जिस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाएगा, उस अंग में भोजन का पाचन नहीं होगा। जैसे कहिएगा सर कौन अंग में नहीं पाया जाता है? जैसे पाचन अंग में हम 6 का नाम बताए थे, कौन कौन सा? तो मुख गुहा, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत तक जो भी पढ़ाएंगे तो इसमें एंजाइम पाया जाता है, लेकिन बड़ी आंत में एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो बड़ी आंत में एंजाइम चूंकि नहीं पाया जाता है, इसलिए कभी भी बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? भले 6 अंग का नाम अभी हम लोगों को पढ़ना है कि भोजन का ही 6 अंग है जो भोजन के पाचन में सहयोग प्रदान करता है, लेकिन बड़ी आंत में एंजाइम नहीं पाया जाता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, और एंजाइम नहीं पाए जाने के कारण बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर जो हम लोग अमाशय पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे भी एंजाइम निकलना है, और जब तक एंजाइम निकलेगा नहीं तब तक भोजन का पाचन होगा नहीं। तो उस एंजाइम को निकलने के लिए तो ग्रंथियां होना चाहिए, बिना ग्लैंड का तो एंजाइम बनेगा नहीं। तो इस पर भी एक ग्रंथियां पाई जाती है, और आपका जो अमाशय है, इसकी दीवार पर जो ग्रंथियां पाई जाती है, इस ग्रंथि को जानते क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अमाशय की दीवार पर पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। अब आपका जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इससे लिक्विड का स्राव होता है, यानी इससे जूस निकलता है। इससे क्या निकलता है बाबू? तो इससे जूस निकलता है। अब इससे जो निकलने वाला जूस है, इस जूस को हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जूस को क्या कहते हैं? अरे अनार से जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं? अनार का जूस कहते हैं ना। अब पपीता से निकलता है तो पपीता का जूस। तो उसी तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जूस को क्या बोलेंगे? गप करो टोपी। पपीता का जूस। तो उसी तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जूस को क्या बोलेंगे? गप करो टोपी। पकड़ा गया तुम रे। उन लोग को बुझता कि हम तो पीछे न गप्पो करेंगे चलेगा। मेरी नजर वहां तक जाती है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। समझ रहा है ना? तो इसीलिए बात के रफ्तार चुपचाप। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलता है जूस, उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूस में देखना है कि सर कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम आपके भोजन का पाचन करेगा। तो इससे निकलता है 2 एंजाइम। इससे कितना एंजाइम निकलता है? 2 एंजाइम। एक को पेप्सिन एंजाइम कहते हैं और एक को रेनिन एंजाइम कहते हैं। इसके अलावे इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी वो जो रस निकलती है, उस रस की प्रकृति एसिडिक होती है, उस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसलिए यहां पर आप देखिए कि गैस्ट्रिक जूस जो है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया। गैस्ट्रिक जूस को कितने भागों में बांटा गया भाई? गैस्ट्रिक जूस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तीनों आपके सामने हैं। एक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, दूसरा पेप्सिन एंजाइम हो गया, और तीसरा क्या हो गया? रेनिन एंजाइम हो गया। अब मन में सवाल आया होगा कि सर ये HCl करता क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शब्द से स्पष्ट है कि इसकी प्रकृति एसिडिक होती है, यानी अम्लीय होती है। तो जिसकी प्रकृति एसिडिक है वह भोजन में अम्लीयता प्रदान करेगा।
HCl क्या करती है भोजन में? अम्लीयता प्रदान करती है। तो कहेगा अम्लीयता प्रदान करने से होगा क्या? तो भोजन का पाचन आसान हो जाएगा, यानी ज्यादा एसिडिक फूड जो होता है उसका डाइजेशन आसानी से होता है। अर्थात आपके भोजन में अम्लीयता प्रदान करने का काम कौन करता है? HCl करता है। इसके अलावा इसके और भी काम है। कहेगा और काम क्या काम करता है? तो जैसे आप ओपन बैठकर कहीं पर भी भोजन कर लेते हैं अपने घर में, तो आपके वातावरण में बहुत सारा वायरस बैक्टीरिया जो है उस भोजन के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है। पता चलेगा तब तो नहीं खाएंगे, शीशा में बंद होकर भी तो नहीं खा सकते हैं, कहीं पर भी ओपन बैठ के हम लोग खा लेते हैं। तो आपके वातावरण का जो बैक्टीरिया वायरस है वो भोजन के माध्यम से वो रोगाणु आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो ये HCl क्या करता है कि भोजन में अम्लीयता माध्यम प्रदान करता है, उससे कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी के वजह से कुछ बैक्टीरिया ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है, और जो बच जाता है उस रोगाणु का भी भक्षण करने का काम कौन करता है? तो यही HCl करता है। यानी इसका दो काम हमारे बॉडी के अंदर हो गया, एक हो गया भोजन में अम्लीयता माध्यम प्रदान करना, और दूसरा हो गया रोगाणुओं का भक्षण करना। लेकिन जो भोजन आप लेते हैं और बाहर से जो होता है वो रोगाणु आपके मतलब बॉडी के अंदर का रोगाणु को भक्षण नहीं करेगा। जो आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं रोगाणु, उस रोगाणु के भक्षण का काम कौन करता है? HCl करता है। अब दो एंजाइम बच गया, एक पेप्सिन एंजाइम और दूसरा क्या हो गया बाबू? रेनिन एंजाइम। तो हम लोगों के बॉडी में ज्यादा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, और छोटा बच्चा जो रहता है जिसे 2 महीना 4 महीना 5 महीना साल 2 साल का बच्चा जो रहता है उसमें ज्यादा क्या पाया जाता है? रेनिन एंजाइम। ये दोनों एंजाइम हम लोगों के बॉडी में है, लेकिन हम लोगों के बॉडी में ज्यादा कौन होगा? पेप्सिन एंजाइम। अब बचवा में ज्यादा कौन होगा? रेनिन एंजाइम। कहेगा सर दोनों का काम तब अलग अलग होना चाहिए, एकदम अलग अलग काम है। क्या है सुनिए, सवाल एग्जाम में यह पूछा जाता है कि पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। तो पेप्सिन एंजाइम आपके भोजन में जो प्रोटीन मौजूद है उस सामान्य प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। क्योंकि भोजन में 3 अवयव को पचाना था। कितने अवयव को? टोटल 6 बताए थे, तो 3 को बोले थे पचाना, उसको नहीं है, वो पचा हुआ ही भोजन है, उसका डाइजेशन एकदम जरूरी नहीं है, एकदम म्यूट स्मॉलेस्ट होता है। चूंकि 3 गो में एगो तो पाचन पहले हम कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट का। याद है ना सबको? सबका ध्यान यही ना है, कह कि कल गड़बड़ डे था, इधर उधर नहीं ध्यान किसी का है। अरे संडे कल नहीं था, तो संडे का लड़का कम पढ़ता, सुतले रह जाता है, तो आज पहला दिन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत उसको होता है, तो लोग दूसरे बात समझ लिया। ध्यान दो इधर, याद आ रहा है कि बोले अभी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पाचन उसका कहां होता है? कहां? मुख गुहा में। कौन ग्रंथि में? लार ग्रंथि में। बाप रे बाप। अच्छा, लार ग्रंथि में क्या पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट का? टैलिन एंजाइम। तब तुम लोग 100% का लो पढ़ा था। हाँ हम बूझ गए। हाँ नहीं हम बूझ गए, पूरा बूझे। चलो तो अब उसी तरह से वहां क्लियर उसका हो गया था कि वहां पाचन किसका हो जाएगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट का। बचा प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। यानी स्पष्ट हो गया, प से पेप्सिन और प से प्रोटीन। तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किसका पाचन? किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। लेकिन ये जटिल प्रोटीन का पाचन नहीं करता, ये सिंपल प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे प्रोटीन का पाचन करेगा बाबू? एकदम सिंपल सामान्य प्रोटीन का पाचन आपके बॉडी के अंदर कौन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम करता है। अब कहिएगा सर रेनिन एंजाइम क्या करेगा? तो ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का पाचन करता है, ये जटिल प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो ज्यादा हार्ड प्रोटीन रहता है उसका पाचन करता है। जैसे कि आप दूध पीते हैं तो दूध में आप पढ़े होंगे केसिन प्रोटीन पाई जाती है, और केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है? उजला। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो आंसर क्या होगा? केसिन प्रोटीन के कारण। किस प्रोटीन के कारण? केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। और वो केसिन प्रोटीन काफी हार्ड होता है, काफी जटिल प्रोटीन होता है, अतः उस प्रकार के प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? कौन करेगा? रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसीलिए हम बताए थे कि बचवा में ज्यादा रेनिन एंजाइम पाया जाएगा, क्योंकि बच्चा अनाज तो कम खाता है और दूध ज्यादा पीता है, तो दूध का पाचन उसके लिए जरूरी है। एक बच्चा जो है, हमको लगता है दिन भर में 1 लीटर 1.5 लीटर दूध पी जाता है, और हम लोग नहीं पचा पाते हैं उसको। कारण आप समझ गए होंगे।
कि बच्चा में रेनिन एंजाइम ज्यादा पाया जाता है तो उसका पाचन आसानी से वो कर लेता है। हम लोगों में धीरे धीरे एज के साथ रेनिन एंजाइम कम हो जाता है तो हम लोग सामान्य प्रोटीन का पाचन आसानी से कर लेते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के प्रोटीन का पाचन आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो क्लियर हो गया कि बच्चा में कौन सा एंजाइम ज्यादा होगा? कौन एंजाइम? रेनिन। हम लोगों में पेप्सिन एंजाइम किस प्रकार के प्रोटीन का पाचन करेगा? सामान्य प्रोटीन का। किस प्रकार के प्रोटीन का? सामान्य प्रोटीन का। और रेनिन एंजाइम क्या करेगा? क्या करेगा? विशेष प्रकार के प्रोटीन का पाचन। क्या करेगा? विशेष प्रकार के प्रोटीन का पाचन, जटिल प्रोटीन का पाचन या हार्ड प्रोटीन का पाचन सब बुझ रहा है। अब स्पेशल ओकरा में पूछ देगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? उजला। अब कभी कभी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ देगा कि दूध का रंग हल्का पीला भी होता है। नहीं, दूध का रंग हल्का पीला पीला होता नहीं, लेकिन हल्का पीला होता है। खास करके गाय का दूध देखिएगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा। तो दूध में जो हल्का पीलापन आया है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण। किस प्रोटीन के कारण? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। केसिन के कारण उजला, केसिन के कारण उजला और कैरोटीन के कारण हल्का पीला। पीला मत बोल, हल्का पीला। कैरोटीन के कारण हल्का पीला और केसिन के कारण उजला। केसिन के कारण और कैरोटीन के कारण। कोई कंफ्यूजन आपको? नहीं। अब देखिए यहां पर जो हम आपको अभी बताए वो सब लिखा होगा। माउथ कैविटी के बाद भोजन कहां पहुंच जाता है? आमाशय में। किस माध्यम से पहुंचेगा? तो उसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। यानी आपकी जो ग्रसिका है उसमें मूवमेंट होता है भोजन में, और जब तक भोजन में गति नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, तब तक बढ़ेगा नहीं। पहले भी बता दिए हैं, जिसमें वाटर आपके लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी स्नेहक का काम करता है, और उसी के माध्यम से आपका भोजन ग्रसिका के द्वारा कहां पहुंच जाता है? आमाशय में। है यहां पर होल नहीं था, यहां पर यानी आपकी ग्रसिका जो है इससे जुड़ी हुई रहती है, तो यहां से भोजन इसमें पहुंच जाता है। अब इसका भी चूंकि तीन पार्ट, तीन तरह दिखता होगा। एक देखो यहां से इधर का अलग फिगर का स्ट्रक्चर है, गौर करना। यहां देखो, गौर से देखो फिगर सभी लोग। इसमें तीन तरह का चीज तुमको दिख रहा होगा। एक यहां से ऊपर का एक अलग कंडीशन है, इसमें देखो ऐसा का बनल है, वहां नहीं है। यहां तक का अलग कंडीशन है जरा ऐसा का बनल है, इधर का अलग कंडीशन हो गया, नहीं हो गया? हो गया ना? तो इसलिए क्या किया गया है, आपका जो ये स्टोमक है इसको तीन भागों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। स्टोमक को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। ई वो भाग है जेकरा में भोजन सिर्फ क्या करता है? प्रवेश करता है, तो उसको कार्डिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिक कहा जाता है। ई वो वाला भाग है जहां पर ओकरा एंजाइम सक्रिय हो जाता है, किस पर? प्रोटीन पर। अब वो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देगा, इसको फंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडस, जिसको अंग्रेजी में फंडिक लिखा हुआ रहता है। अब जब भोजन का प्रोटीन पाचन हो जाएगा तब इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तब ये यहां से क्या करेगा? इस मार्ग से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। अब ये जो ये भी ट्यूबे है, जिस तरह से यहां पर ये ट्यूब दिख रहा है उसी तरह से यहां पर भी एक ट्यूब है। अब ये ट्यूब खुलता कहां है पता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, छोटी आंत में। ये ट्यूब कहां खुलता है? छोटी आंत में। अब जब ये छोटी आंत में खुलेगा तो छोटी आंत में भी तो एंजाइम पाई जाती है। अब छोटी आंत में एंजाइम सक्रिय होती है, लेकिन छोटी आंत का भी हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं, तीन भाग उसका भी होगा। तो ऊपर का भाग जो छोटी आंत में है, जो यू आकार का संरचना वाला होता है, उसमें दो ग्लैंड पाया जाता है। इसमें एक था गैस्ट्रिक ग्लैंड, लेकिन छोटी आंत में दो ग्लैंड पाया जाता है। एक आपका लिवर है और दूसरा आपका पेनक्रियाज है। यानी यकृत और पेनक्रियाज दोनों क्या है? ग्लैंड है, ग्रंथि है। बात समझ में आ रही है? आपका जो छोटी आंत है बाबू, वो छोटी आंत के यू आकार पूरा संरचना हम कभी दिखाए होंगे आपको। एक मिनट, पूरा आहार नाल का संरचना कहीं नहीं था रे, पहला में होगा, लेकिन एकराम नहीं होगा चूंकि दोसर पेपेटिन है। ओकराम दिखाए होंगे। जब पहला दिन हम पढ़ाए थे तो पूरा माउथ कैविटी से लेके बड़ी आंत तक दिखाए थे ना, तो उसमें तुम फिगर में गौर करना, या उसमें भी होबे करेगा। इसमें दिखा तो नहीं है छोटी आंत का फिगर? नहीं, हाँ यहां पर दिख रहा होगा। ये जो देखो छोटी यहां से लेके पूरा आहार नाल हो गया, ये ऊपर से लेके माउथ कैविटी से लेकर लास्ट नीचे में जहां गुदा लिखा हुआ है, ये पूरा क्या हो गया?
आहार नाल है, पूरा आहार नाल है। अब उसमें जो बीच में ऐसे 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 घुमल घुमल है उसको कहा जाता है छोटी आंत। इसी के ऊपर देखो लीवर भी है और पेनक्रियाज भी है। यानी छोटी आंत के यू आकार की नलिका में 2 ग्रंथियां पाई जाती है। छोटी आंत के यू आकार की नलिका में कितनी ग्रंथि? 2 ग्रंथि। उसी में एक को लीवर और दूसरे को पेनक्रियाज कहा जाता है। छोटी आंत के यू आकार की नलिका में कैगो ग्रंथि? कैगो? कौन कौन? यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय। तो वो जो था के है ई कहां चल गए सब रे? दौड़ गया रे, भागते रहता है। तो वो जो छोटी आंत के यू आकार की नलिका की हम बात बता रहे थे, तो ये जो है छोटी आंत में जाकर खुलता है। जब ये छोटी आंत में जाकर खुलेगा तब फिर उसमें 2 ग्रंथियां हैं। अब वहां पर भी काम स्टार्ट होगा। तो यहां प्रोटीन का पाचन हुआ था और वहां पर कार्बोहाइड्रेट का वसा का पाचन होगा। अब एक चीज बचा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन 2 का पाचन आपने कर लिया। अब पचाना सिर्फ किसको है? वसा को। तो वहां पर एक चीज बचल है वसा, जिसका पाचन आपके लिवर में होता है, यानी यकृत में होता है। इसलिए कभी आपने गौर किया होगा कि यदि किसी को जॉन्डिस हो जाता है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है लिवर संबंधी, तो कहता है इसको पका हुआ तेल पक चीज या वसायुक्त चीज या घी डालडा दिस दैट इसको मत खाने दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका लिवर डैमेज है और सब अंग शरीर का सही है, लेकिन ओकर कमे नहीं है कि आपके वसा का पाचन करेगा। वसा के पाचन का काम लिवर का है। अतः लिवर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुमको वसायुक्त खाना खाने से मना कर दिया जाएगा और नहीं भी खाना चाहिए। इसलिए कहता है कि सप्ताह में 1 दिन आप भूखल भी रह जाइए तो डाइजेशन आपका पूरा ठीक रहेगा। लेकिन आप तो मानते नहीं हैं। नहीं, हसोत के 20 को 25 को रोटी दे देते हैं। 1 दिन रहता है भूखल रे? अच्छा, और 1 बजे तक तो ऐसे ही रह जाता है। कितने भूखल रहेगा ना? ये ना है? नहीं, हम बूझ गए। चलो ध्यान दो। तो ये क्या हो गया? स्टोमक हो गया। अब देखिए स्टोमक में तात्कालीन भोजन का संग्रहण भी होता है और भोजन का पाचन भी होता है, क्योंकि वो थैलानुमा संरचना है। भोजन जो आप लीजिएगा तत्काल उसको वहां रोकेगा, संग्रहित भी करता है और उसका पाचन का भी काम करता है। फिर अमाशय जहां से शुरू होता है वहां एक वॉल्व लगा हुआ है। ट्यूब देखेबे किए थे, वहां एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, उसको कार्डिक स्पिंटर कहा जाता है। बोले थे ऊपरला भाग कार्डिक कहला, दूसरा फंडिक कहलाएगा। और ये आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? अमाशय। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो आहार नल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय है। अब अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 3 भागों में। एक को क्या कहा गया? कार्डिक। दूसरे को क्या कहा गया? फंडिक। और तीसरे को कहा जाता है पाइलोरिक। तीसरे को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक। इन्हें जो छोटी आंत में खुलती है उसको पाइलोरिक कहा जाता है। बीच वाला को फंडस कहा जाता है, जहां पर प्रोटीन का पाचन होता है। और जहां वो इन करता है उसको क्या कहा जाता है? कार्डिक। जहां एंट्री मारता है अमाशय में भोजन उसको क्या कहा जाता है? कार्डिक। तो टोटल कितना भाग हो गया? 3 भाग हो गया। अब आपका जो ये अमाशय की दीवार है उस पर बताया एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा भाई? तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलती है? गैस्ट्रिक जूस निकलती है। गैस्ट्रिक जूस में कितना प्रकार का पदार्थ पाया जाता है? क्या प्रकार का पदार्थ? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक को अभी तक बोला रे, 3 को बोले थे। कौन कौन? HCl, पेप्सिन एंजाइम और HCl का काम क्या है? भोजन में अम्लीयता प्रदान करना और रोगाणु का भक्षण करना। यानी भोजन को पचाने के लिए ये क्या करता है? अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। देखो जितना भी चीज समझाते हैं, चला तू लोग भी ध्यान से सुनो, ऑनलाइन वाला भी, जितने भी चीज हम आपको समझा रहे हैं उस सब यहां पर लिखा हुआ रहता है और आप बुक पढ़कर आएंगे तो 100% दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लोग बुक पढ़ के नहीं आते हैं और बाद में फोन पे कहते हैं कि सर कल जो बताए थे उसमें स्लाइड छूट गया था। छूटा इसमें कुछ नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ेगा सब तोरा बुझा जाएगा। ठीक, इसलिए बढ़िया से पर चक चुक मत कर। उधर दिख रहा है रे, देखो छोरा सब दिख रहा है ना। चलो, तो अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करता है? HCl। एक बाद भी बताए थे कुछ एंजाइम सक्रिय हो जाता है जो भोजन का पाचन करता है, रोगाणु का भी भक्षण, यानी हानिकारक पदार्थों को भी नष्ट करने का काम कौन करता है? हानिकारक पदार्थ को भी नष्ट करने का काम HCl करता है। कोई कंफ्यूजन?
अब बची पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम का कार्य। दोनों का कार्य आपको याद होगा। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है? क्या करता है? दूध को पचाने में सहायता प्रदान करता है, यानी विशेष प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। इससे विशेष प्रकार का एंजाइम निकलती है। और बच्चों में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? रेनिन। बच्चों में ज्यादा मात्रा में किसका स्रावन होता है? रेनिन का, क्योंकि बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं और कम मात्रा में अनाज ग्रहण करते हैं, तो इसलिए बच्चा में ज्यादा मात्रा में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। बच्चों में केसिन प्रोटीन का पाचन जरूरी होता है, इसलिए विशेष प्रकार के प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? रेनिन। सामान्य प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन। बच्चे में सर्वाधिक मात्रा में कौन प्रोटीन? हम लोगों में ज्यादा मात्रा में कौन प्रोटीन? केसिन। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? उजला होता है। किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होगा? केसिन प्रोटीन लिखा हुआ ही है। और हल्का पीला बोले थे, हल्का पीला केकर कारण? कैरोटीन के कारण। हल्का पीला, उजला केसिन प्रोटीन के कारण। अब देखिए, दूध जो है वो बच्चे पीते हैं और बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं, जबकि वो अनाज तो खाता नहीं है। और आप बोलिएगा सर, एक दिन आप समझा रहे थे तो कहे थे कि दूध संतुलित आहार नहीं है। यदि संतुलित आहार नहीं है तो फिर बच्चा कैसे जिंदा रह रहा है? तो दूध को संतुलित आहार माना जाता, लेकिन दूध में दो चीज का बाबू अभाव है। एक चीज आपका आयरन और दूसरा विटामिन सी। दूध में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाने के कारण दूध को संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जबकि भोजन में वो सबसे उत्तम है। खास करके बच्चों के भोजन में दूध को सबसे उत्तम माना जाता है, फिर भी वह संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि कितने चीज की कमी है उसमें? मात्र दो चीज की। कौन कौन? आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी नहीं पाए जाने के कारण दूध को संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उसी के बारे में लिखा हुआ है कि विटामिन सी और आयरन का कमी किसमें होता है? दूध में, इसलिए इसको पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। लेकिन मां के दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, क्योंकि बच्चे को जो चाहिए वो टोटल चीज मिलता है। अरे बच्चा जब तक दूध पीता था तो दौड़ेगा नहीं है ना, गिरेगा नहीं है ना, जो टांग टूट जाएगा। ओकरा तो आराम से लोग उठाते हैं, आराम से रखता है, नहीं आराम से झूला झूलाता है। बात बुझ रहे हैं? दांतों नहीं है, दांत सड़ जाएगा विटामिन सी के अभाव में। बात बुझ रहा है ना? तो अगर नहीं मिल रहा है आयरन विटामिन सी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को विटामिन सी नहीं मिलेगा, दांत सड़ने लगेगा। ओकरा तो दांतों नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, तो ओकरा में आयरन नहीं है और विटामिन सी नहीं भी है तो काम चलेगा। बच्चा के लिए सबसे अच्छा भोजन उसका जो है मां का दूध है। उसके अलावे मां के दूध में एंटीबॉडी पाई जाती है, जिससे बच्चा बीमार भी नहीं पड़ता है, वो सुरक्षित भी रहता है। अगर विटामिन सी नहीं मिल रहा है या आयरन नहीं मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर का जो एंटीबॉडी है वो उसको बीमारी से लड़ने का क्षमता पैदा करता है, बीमारी से लड़ता है और वह बच्चा सुरक्षित भी रहता है। क्लियर? तो दूध सर्वोत्तम भोजन है बच्चा के लिए, लेकिन वह पूर्ण आहार की श्रेणी में नहीं आता है। पूर्ण आहार की श्रेणी में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? अभी हम जिसकी बात कर रहे थे छोटी आंत में, देखो तो सामने दिख रहा है, हमको लगा कहीं काहे नहीं है, रहना चाहिए। अब गौर करना, ये स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है क्या? ये वाला कलर दोसर लेंगे तब दिखेगा बढ़िया से। ये वाला बीच वाला सबको दिख रहा है क्या? हाँ, कुछ कहेगा नहीं दिख रहा, हम जानते हैं ना। उधर वाला तू सब उधर देख, ये सबको दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन? अब देखो यहां ऐसे है, हाँ ये सब छोटी हाथ है। चला आई खत्म नहीं हुआ है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये लगभग यू आकार का लग रहा है नहीं? तो इसलिए बोले थे कि छोटी हाथ का भी 3 पार्ट्स होता है। एक हो गया यू आकार वाला, एक हो गया बीच वाला, एक होता है नीचे वाला। ये जो निकल के चल जाएगा बड़ी हाथ में घुस जाएगा, क्योंकि छोटी हाथ से भोजन जब निकलेगा तब तो बड़ी हाथ में जाएगा, क्योंकि पाचन छोटी हाथ में खत्म हो गया, बड़ी हाथ में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो जो अनपचा भोजन है, जो अवशिष्ट है, वो छोटी हाथ से निकलकर फिर वो कहां प्रवेश कर जाएगा? बड़ी हाथ में। अब फिर बड़ी हाथ के माध्यम से क्या होगा? वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस चारों तरफ से जो ऐसा का दिखता कलर चेंज कर लो, ये देखो जहां जहां हम पियर का बना रहे हैं,
ये जो पियरका वाला भाग है ये है बड़ी आंत। पियरका वाला भाग क्या है बाबू? सबको दिख रहा है क्या? पियरका वाला कौन है? करका वाला कौन है? छोटी आंत। अब याद कीजिए, छोटी आंत में बताए थे कि यू आकार का संरचना होता है, ऐसा कुछ चर्चा किए थे क्या? कि छोटी आंत में यू आकार का संरचना होता है और उसमें दो ग्रंथि। कौन कौन? कौन कौन? रात में सोया था रे? कौन कौन? यकृत और यकृत और कोई कंफ्यूजन? चलिए अब देखिए, ये जो संरचना तुमको दिख रहा होगा है ऐसन का रे, है ये वाला ना हो, ये वाला, यही लीवर है तोर। ये क्या है? ये क्या है? लीवर। ये है तोर अग्नाशय है। ये जो ऐसे है ये क्या है? अग्नाशय है। देखो यह के छोटी आंत में खुल गया है, इसके नीचे से थोड़ा सा दब गया है, इसके नीचे से ऐसा एक संरचना रहता है, यही तुम्हारा है पेनक्रियाज, यानी जिसको तुम कहता अग्नाशय। लीवर भी यू आकार की नलिका में और पेनक्रियाज भी यू आकार की नलिका में, और वो है केकर में? छोटी आंत में। क्लियर? तो अब हम तुमको बताने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जिसको तुम कहता है छोटी आंत। किसके बारे में पढ़ने जा रहा है? छोटी आंत। एकदम ध्यान से देखना, ये जो फिगर तुम अभी दिखा है तुमको, ये इस तरह से घुमा 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 है? नहीं दिखाया है? ये जो जितना दिखा है नहीं सब घुमा घुमा, ये टोटल का टोटल किसका पार्ट्स हो गया? छोटी आंत का। इसके ऊपर यू आकार की नलिका, वो भी किसका है? छोटी आंत का। छोटी आंत नाम से छोटी आंत है, लेकिन कम से लंबी है, याद रखना। आहार नाल की सबसे लंबी ग्रंथि की यदि आपसे बात किया जाएगा तो आंसर क्या होगा? छोटी आंत। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाएगा तो लीवर, याद रखिएगा। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो क्या होगा? एकदम ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो लीवर, और सबसे लंबी की बात करेगा तो छोटी आंत। सबसे लंबी की बात करेगा तो नाम है छोटी है लंबी, नहीं रे, नाम है छोटी है लंबी। तो सबसे लंबी की बात करेगा तो छोटी आंत, सबसे लंबी की बात करेगा तो छोटी आंत, और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो लीवर। लेकिन लीवर वो है पार्ट्स किसका? छोटी आंत का। अब ये जो सबसे लंबी भाग है आपके आहार नाल का, क्योंकि आहार नाल इतनी युग्न है, आपके माउथ कैविटी से स्टार्ट हुआ है और यहां तक का जो टोटल है, यानी इससे भी ऊपर फिगर चूंकि ऊपर का कटा हुआ है, तो यानी माउथ कैविटी से लेकर यहां तक का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसको आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल की कंप्लीट लंबाई यदि आपसे पूछा जाता है तो वो होता है 10 से 12 मीटर। आहार नाल, संपूर्ण आहार नाल की हम बात करें, माउथ कैविटी से लेकर आपके एनस तक, इस भाग को एनस कहा जाता है। तो आहार नाल में माउथ कैविटी से लेकर एनस तक की संपूर्ण लंबाई कितना? 10 से 12 मीटर देता है, कभी कभी 10 मीटर रहने दीजिए। तो संपूर्ण आहार नाल की बात बोलेगा तो 10 मीटर, लेकिन सिर्फ छोटी आंत की बात करता है जो कि सबसे लंबा माना जाता है, ये 6 से 8 मीटर। छोटी आंत की बात करेगा तो अब तुम बताओ, पूरा आहार नाल 10 मीटर का है, जेकरा में 6 से 8 मीटर छोटी आंत है, स्वाभाविक है सबसे लंबा होगा। नाम अभी 6 तुम पढ़ा था ना, पाचन तंत्र में क्या नाम अभी पढ़ा? 6 गो। ओकरा में एगो छोटी आंत है, तो अकेले छोटी आंत है 6 से 8 मीटर, बाद में उधर 5 गो बच गया, वो 2 मीटर में समटा गया, तो सबसे लंबा तो स्पष्ट हो गया, यही होगा। अब रखने का कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे लंबी कौन है, तुरंत डिसाइड कर लेंगे कौन होगा? छोटी आंत। इसकी लंबाई कितने है? 6 से 8 मीटर। अब पूरे आहार नाल की बात करेगा तैयो 10 मीटर, पूरे आहार नाल की बात करेगा तैयो 10 मीटर, और सिर्फ छोटी आंत की बात करेगा तब 6 से 8 मीटर। यानी आहार नाल की सबसे लंबी भाग को क्या कहा जाता है? छोटी आंत कहा जाता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसका काम क्या है? नहीं, ध्यान से सुनिएगा बाबू। ईद तुम अभी छोटी आंत के बारे, अच्छा इस सब मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी जो तुम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहा बाबू, ये छोटी आंत का 3 भाग होता है। एक आपका हो गया इसके ऊपर का भाग, एक हो गया इसके ऊपर का भाग, इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम। छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग। एक जो ऊपर वाला देखता है इसको कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम।
इसके नीचे, चूंकि अब जब भोजन का इसमें पाचन होगा तो वो आएगा इस भाग में, तो इसके नीचे ये बीच वाला जो पार्ट्स है, ये बीच वाला, इसको कहा जाता है जैजनम। क्या कहा जाता है? जैजनम। और सबसे नीचे वाला पार्ट्स कहलाता है एल्यूम। क्या कहलाता है? एल्यूम। कितना भाग हो गया? 3 भाग। इन छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया? छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। एक हो गया ड्यूडेनम, दूसरा हो गया जैजेनम, और तीसरा क्या हो गया? एलियम हो गया। तीनों का अपना अलग अलग काम है, करेगा। लिखिएगा, ये जो जैजेनम है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इस अंग में कोई एंजाइम नहीं निकलता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत का कितना भाग? 3 भाग। तो भोजन का पाचन होता है एकरे में, ड्यूडेनम में। जैजेनम में भोजन का पाचन नहीं होता है, और एलियम में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। तकेगा तब की काम इसका था, तो मार्ग देगा ना। भोजन जो पचा हुआ है, पचे हुए भोजन में जो अपशिष्ट है उसको ले जाके बड़ी आंत में पहुंचाएगा ना, तो पहुंचाने का ये मार्ग है। ये जो है उसको बड़ी आंत में प्रवेश करा देगा, ये पहुंचाने का एक मार्ग है। लेकिन भोजन का पाचन इस तीनों में भी केकरा में होता है, तो ड्यूडेनम में। ये क्वेश्चन हो गया 2000 फीट अंदर का, क्योंकि आप अभी कुछ देर पहले भी हम चर्चा किए थे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, अब बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चन अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अब ऑप्शन में देता ड्यूडेनम, जैजेनम, ककम्मम या फिर ये एल्यूम। आंसर क्या होता? जैजेनम में भोजन का पाचन नहीं होता है। यदि ये भी ऑप्शन नहीं होता तब आंसर क्या होता? एल्यूम में भोजन का पाचन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे तो भोजन का पाचन छोटी आंत में कहां होता है? ड्यूडेनम। चूंकि ग्रंथियां उसी में पाई जाती है, एंजाइम ओकरे से निकलता है। तो इसमें 2 ग्रंथि का नाम बताए। छोटी आंत के यू आकार की नलिका में क्या ग्रंथि? 2 ग्रंथि। क्या ग्रंथि? 2 ग्रंथि। कौन कौन? यकृत और अग्नाशय, लीवर और पेनक्रियाज। क्या ग्रंथि? कौन कौन? लीवर और पेनक्रियाज। अब कहिएगा सर ये लीवर क्या करेगा, पेनक्रियाज क्या करेगा? तो वो आगे ग्लैंड में पढ़ा देंगे। जस्ट छोटी आंत खत्म करेंगे, बड़ी आंत पढ़ाएंगे, तब 2 ग्रंथि के बारे में पढ़ा देंगे। तो छोटी आंत में आप लीवर और पेनक्रियाज के बारे में आगे पढ़ेंगे। तत्काल आप सिर्फ ये जान गए कि छोटी आंत के यू आकार की नलिका में 2 ग्रंथियां पाई जाती है, एक को लीवर और दूसरे को क्या कहा जाता है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय कहा जाता है। क्लियर? अब कहेगा सर करेगा क्या? तो ये भोजन का पाचन करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि छोटी आंत जो तोहर है एकरा से निकलता है 6 गो एंजाइम। याद रखिएगा 5 गो। छोटी आंत से कितना एंजाइम निकलता है? 5 गो एंजाइम निकलता है। कितना एंजाइम? 5 गो एंजाइम। इसमें एक को कहा जाता है इरिप्सिन, एक को कहा जाता है माल्टेज, एक को कहा जाता है सुक्रेज, एक को कहा जाता है लैक्टेज, एक को कहा जाता है लाइपेज। कितना एंजाइम? 5 गो। कितना एंजाइम किससे निकलता है? छोटी आंत से। छोटी आंत से 5 गो एंजाइम निकलता है। इरिप्सिन, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। क्या गो हुआ? 5 गो। आई 5 का काम है भोजन का पाचन करना। अलग अलग चीज पर ये काम करेगा, और अलग अलग चीज पर काम करके क्या करेगा? उसको अलग अलग तरीके से पचाने का काम करेगा। तो अभी जो हम आपको बताए छोटी आंत में कि आहार नाल का सबसे लंबे भाग की बात करेंगे तो क्या होगा? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितना? अमाशय में पाचन के बाद वो कहां चला जाता है? छोटी आंत में। बोले थे नीचे में ट्यूब के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करेगा, जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। क्योंकि बड़ी आंत में आप भोजन का पाचन नहीं होना है। क्यों नहीं बड़ी आंत में भोजन का पाचन होगा? क्योंकि एंजाइम नहीं निकलेगा। बड़ी आंत में भोजन का पाचन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां एंजाइम नहीं निकलेगा, और जहां एंजाइम नहीं निकलेगा वहां पाचन नहीं होगा। तो सर्वाधिक पाचन अवशोषण कहां होगा? छोटी आंत में। कहां होगा? संपूर्ण आहार नाल की लंबाई बोलेगा तो 10 मीटर। संपूर्ण आहार नाली माउथ कैविटी से एनस तक की बात करेगा तो 10 मीटर। अकेले छोटी आंत क्या मीटर? स्वाभाविक है सबसे लंबा है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य कहां संपन्न होता है? छोटी आंत में। कहां पर होता है? छोटी आंत। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तीनों आपके सामने हैं। एक को ड्यूडेनम, दूसरे को जैजेनम, और तीसरे को क्या कहा जाता है? एलियम कहा जाता है। तीनों का कार्य भी आपने समझ गया कि ड्यूडेनम जो होता है ये यू आकार की संरचना होता है। ये छोटी आंत का जो यू आकार का स्ट्रक्चर होता है, इस यू आकार की संरचना को ही कहा जाता है ड्यूडेनम।
जिसमें दो ग्रंथियां पाई जाती है, एक को लीवर और दूसरे को पेनक्रियाज कहते हैं। और एक लीवर हो और दूसरा क्या हो गया, पेनक्रियाज। और उससे जो एंजाइम निकलती है वही एंजाइम भोजन का पाचन करता है। लेकिन जैजनम में हम आपको बताए छोटी आंत के नीचे का हिस्सा है और इसमें पहुंचाने का कार्य करता है, यानी इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। किसमें, जैजनम में। इस सिर्फ पचा हुआ भोजन को आगे करने का काम करेगा, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यहां पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जैजनम में पाचन संबंधी कोई भी रासायनिक कार्य संपन्न नहीं होता है। ये बात आपको याद हो गया, कोई कंफ्यूजन? जैजनम में भोजन का पाचन नहीं होगा, क्यों आप बुझिए गए, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं निकलता है और जो पचा हुआ भोजन सिर्फ उसको एक मार्ग देता है और वो आगे तक पहुंचा देता है। बचा इलियम, इस सबसे नीचे वाला भाग है, वो अपने से खाली भोजन को निकाल के अब बड़ी आंत में जो अवशिष्ट भोजन है उसको निकाल के बड़ी आंत में क्या करता है, प्रवेश करा देता है। ये तीनों क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, उससे बोले थे कितना एंजाइम निकलेगा, 5 एंजाइम का नाम लिखा हुआ है और शायद आपको याद भी हो गया होगा। कौन कौन सा, इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज और सुक्रेज। कितना एंजाइम हो गया, 5। कौन कौन, इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और लाइपेज। एक काम क्या होगा, भोजन का पाचन करना, क्योंकि भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। अब होता क्या है, ये पेप्टोन कहां से आया पता चला आपको, प्रोटीन से। प्रोटीन के पाचन के बाद वो किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्टोन में। अब फिर पेप्टोन को भी पचाना है तब एनर्जी मिलेगा, तो पेप्टोन को कौन पचाता है, इरिप्सिन है, ई वाला। पेप्टोन का पाचन कौन करता है, इरिप्सिन करता है और उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड में। और चूंकि एमिनो एसिड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, उससे भोजन आपको डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। एमिनो एसिड से, फैटी एसिड से, ग्लूकोज से आपको डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगा। अब बाद बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बसा से इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष बोले थे, याद आ रहा है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में एमिनो एसिड था, तो सबसे ज्यादा पाचन हुआ छोटी आंत में, जिसमें पेप्टोन को इरिप्सिन एंजाइम पचा दिया और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन? बचा सुक्रोज का पाचन कौन करता है, तो सुक्रेज करता है। सुक्रोज का पाचन, सुक्रेज शब्द से स्पष्ट है, नाम याद कर रटना नहीं पड़ेगा, याद ही रहेगा। सुक्रोज का पाचन क्या करेगा, सुक्रेज। कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। माल्टोज है तो माल्टेज पचाएगा, माल्टोज को क्या पचाएगा, माल्टेज। माल्टोज को माल्टेज कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में। क्योंकि ग्लूकोज एमिनो एसिड, फैटी एसिड डायरेक्ट ऊर्जा आपको देती है, तो उस रूप में जाना जरूरी था। लैक्टोज को कौन पचाएगा, लैक्टेज। माल्टोज को पचाया माल्टेज और लैक्टोज को पचाएगा लैक्टेज। लैक्टोज को पचाएगा, कन्वर्ट किसमें किया, फैट को क्या पचाएगा, लाइपेज। फैट को लिपिड कहा जाता है, पता है आप लोगों को। फैट्स जो है बसा, उसको अंग्रेजी में लिपिड भी कहा जाता है, तो उसी से लाइपेज याद रखना है। फैट का पाचन क्या करेगा, लाइपेज। फैट को लिपिड कहा जाता है, याद है ना। बसा को ही क्या कहा जाता है, लिपिड भी। तो फैट का पाचन क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, लाइपेज। कन्वर्ट किस में होगा, फैटी एसिड में रे। फैटी एसिड नहीं बोले थे, फैट का पाचन फैटी एसिड के रूप में होता है और ग्लिसरॉल भी बनता है, क्योंकि हम लीवर में बताए थे कि फैटी एसिड भी रहता है और ग्लिसरॉल भी रहता है। आपके लीवर में ग्लिसरॉल भी रहता है और फैटी एसिड भी रहता है। नहीं दिन बता रहे थे, कभी कभी आप खाना नहीं खाते हैं फिर भी आपको काम करना पड़ता है, तो आप खाना नहीं खाते हैं और आपको काम करना पड़ता है, तो उस दिन एनर्जी आपको यही ग्लिसरॉल से मिलता है। और चूंकि लीवर में वो स्टोर रहता है, तो वही लीवर से वो एनर्जी टूटकर आपको ऊर्जा देती है और आप भूखे प्यासे भी काम आसानी से कर लेते हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहां स्टोर होगा, लीवर में। कहां स्टोर होगा, लीवर में। इसका पाचन भी कहां होगा, लीवर में। इसका पाचन भी कहां होगा, लीवर में। लीवर और अग्नाशय किसका भाग है, छोटी आंत का। छोटी आंत में 2 ग्रंथि, कौन कौन, यकृत और अग्नाशय। तब बसा का पाचन कहां होगा, यकृत में। ग्लिसरॉल स्टोर कहां रहेगा, यकृत में। छोटी आंत में तो यकृत में।
कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये पांचों एंजाइम का काम आपने देखा कि भोजन का समझे 100% डाइजेशन का कार्य संपन्न हो जाता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में भोजन के किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। मन में सवाल आया होगा तो बड़ी आंत में होता क्या है? तो बड़ी आंत में सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है, उससे जल अलग होता है, उससे जो फ्लूइड है या तरल पदार्थ है, जो अपशिष्ट है, जो अनपचा भोजन है, वो उससे बाहर निकलने का काम करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं। कोई कंफ्यूजन? क्यों नहीं मिलेगा प्रोटीन से ऊर्जा? चलिए, नहीं मिलता ऐसा कभी बोले? वो अप्रत्यक्ष बोले मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है कभी बोले थे? अप्रत्यक्ष मिलता है, प्रत्यक्ष नहीं। नहीं, वो अप्रत्यक्ष तो अंतर नहीं है। जैसे तुम किसी को डायरेक्ट लेटर नहीं भेजता है, उसके भतीजा को दे दिया जो तनी पहुंचा देना रेशमी को, तो की कहेगा हम भेजे नहीं थे? सर्वाधिक पाचन तो कहाँ जाएगा वो? तो वही तो अनपचा भोजन वहां से बाहर निकल जाएगा, तो बढ़िया से बाहर हो जाएगा। कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा? अब जो अनपचा होगा, जो नहीं पचा पाएगा, वो सब बढ़िया से बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर किस चीज का दिख रहा है आपको? किस चीज का ये स्ट्रक्चर है? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में भी 3 तरह का चीज आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब बड़ी आंत का भी क्या भाग? 3 गो। एक देखो, ये अलग तरह का चीज है। ई लग रहा है एक के जैसा, नहीं लग रहा है? 1 मिनट, ई लग रहा है एक के जैसन वाला है यहां तक। अब फिर यहां से देखो दूसरी तरफ हो गया। तो बड़ी आंत का भी क्या पार्ट्स? ई एगो अलग हो गया, ई एगो अलग हो गया, और ई क्या हो गया? अलग हो गया। इसको कहा जाता है कैकम। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैकम। कैकम, इसको क्या कहा जाता है? कैकम। यानी ई पूरा भाग किसका हो गया? कैकम का। यहां से जो ऐसन का है ना, इसको कहा जाता है क्लोन। ई हो गया कैकम, वो क्या हो गया? क्लोन। और नीचे वाले को कहा जाता है रेक्टम। नीचे वाले को क्या कहा जाता है? रेक्टम। यानी ई जो भाग तुमको दिख रहा है ना, ई क्या कहलाता है? रेक्टम। ई क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? ये जो बड़ी आंत है, इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? कैकम, क्लोन, रेक्टम। कैकम, क्लोन, कैकम, क्लोन, सबको याद हो गया? कौन कौन याद हुआ? कैकम, क्लोन और रेक्टम। अब फिगर में दिख रहा है, माइंड में भी सेटअप हो गया कि तीनों अलग अलग चीज होता है। जो इधर वाला रहता थोड़ा सा फैला हुआ कैकम हो गया, उसके बाद जो ऐसे ऐसे रहता है वो क्लोन हो गया, अब बाद में फिर जहां से निकल जाएगा भोजन हो गया रेक्टम। अब तीनों का चूंकि अलग अलग कम है तो समझ में भी आ जाएगा। अब गौर करना, ये जो कैकम वाला भाग होता है, यहीं से वो एंट्री मारता है। छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है, वो पचे हुए भोजन का अवशिष्ट प्लस अनपचे भोजन, वो निकल कर कहां चला जाएगा? तो बड़ी आंत में। किस मार्ग से जाएगा? कैकम। तो पहले क्या होता था कि हमारे आदि मानव क्या करते थे, वो यत्र तत्र गंदा लगा हुआ फल मिला, फूल मिला, जे मिला अपना खा लिया। तो उस सबको तो लीवर पचना बहुत मुश्किल होता, तो उसमें मैक्सिमम चीज का पाचन लीवर से नहीं हो पाता था। तब वो पहुंचता था जब बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में देखो एक उंगली जैसा है टेढ़ का दिख रहा है सभी लोगों को, है ये अपेंडिक्स है। वो जो टेरका सबको दिख रहा है, ये टेरका दिख रहा है सभी लोगों को, ये है अपेंडिक्स। क्या है? ये है अपेंडिक्स। तो वहां से जब पाचन नहीं हो पाता था तो वो आता था बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जो अपेंडिक्स है कैकम में, वो अपेंडिक्स उस पर काम करता था और कंकर पत्थर को भी, गंदा को भी, पत्ता आता जे भी खाता था उस सब का पाचन कर देता था। तो हमारे आदि मानव में वो सक्रिय था, ओकर कम था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग होशियार हो गए। अब कोई कच्चा फल खाता है? सब पका हुआ फल खाता है। मांस को भी पका कर खाता है। ऐसा नहीं मछली खरीद लाया खाने लगा, खस्सी काटा खाने लगा, नहीं। अब पहले पका के लोग खाते थे, जहां जब मिला इतना बराबर नाखून था, हप देखना ही हो, किसी को नहीं देता था, पकाने की बातें छोड़ दो। तो पहले कच्चा फल खाते थे, कच्चे मांस खाते थे, जहां मिला मक्के का इतना दाना है वो उठा डायरेक्ट खा गया। अब हम लोग उसको बॉयल करते हैं, पिसवाते हैं, तब मक्के की रोटी बनता है। ये को पिसवाते हैं, बढ़िया से पकाते हैं, तब खाते हैं। उस समय इस सब बात सिस्टम में नहीं था, बुझने नहीं आता, सिस्टम था बुझने नहीं आता था लोगों को।
आविष्कार इस चीज का नहीं हुआ था जिसमें कम हो सकता है। तो उन लोग के लिए जरूरी का चीज था अपेंडिक्स। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग फल भी पका हुआ खाते हैं, गंदा नहीं खाते हैं, इन एक रोड पर गिरल है उठा के खा लिए, धोधा खाते हैं नहीं? उसके बाद मांस को भी पका कर खाते हैं, पूरा सिझा देते हैं, चाप 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 देते हैं नहीं? तो अब इसका कोई जरूरी है? उस सब तो पाचन उधरे खत्म हो जाता है, तनी मनी अनपचा बचता है, वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। आगे हम आपको पढ़ाएंगे सिद्धांत है कि जे अंग का उपयोग तुम करते रहेगा वो अंग डेवलप होगा, नहीं करेगा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जैसे पुराने जमाने लोगों का भुआं इतना मोटा मोटा होता था, अब धीरे धीरे कम क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग नोच कर फेंक देते हैं नहीं? क्या हुआ रे? क्यों हुआ? हाँ तोरा सनार को कोई थी, हम मनाया था कल डे जे तू आएगा चट्टाते ही। कैसे वाला टेस्ट होगा? हाँ वो होगा, वो हमको पता था, वो होबे करेगा। कहते परहेज रहो, घर में रहो तो इधर उधर बोकता है। ठीक देखो ठीक है, तो उनको बोल दो संतोष जी को पहले आ जाएंगे। संतोष जी से बात कर लो, जो क्वेश्चन का काम है पहले चल जाइए आप सुबह वाला शिफ्ट में। ठीक ठीक। अरे जुआन आदमी जो होता है ना, ओकर कहिया तबीयत खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं। हाँ माहौल गड़बड़ था कल। ध्यान दो इधर, एगो टाइपिस्ट हमारे है तनी कुमार है, वो तो बोला कि आज तबीयत एकदम ठीक नहीं। हम तो जानते करते ठीक नहीं होकर तबीयत रहेगा, वो नया बात ही थोड़ी हमारा लिए है। कल उसको जबकि हम बोल दिए थे देखो आज तो तबीयत कल गड़बड़ाएगा, इसलिए घरे परहेजे से रहना, क्योंकि हमको पता था कल गड़बड़ाएगा, तबीयत गड़बड़ाइए गया। ध्यान दे, तोरो गड़बड़ है रे, कहता हमरो कुछ न कुछ बुझा रहा है। मारबो इतना मार। ध्यान दो, तो अपेंडिक्स का जो पहले वर्क था अब तो वर्क नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो ही गया है। यानी वर्तमान समय में आपकी जो अपेंडिक्स वाला पार्ट्स है यह अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब हो गया अब ये शेष रह गया है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हमारे पूर्वजों में यह विकसित थी, लेकिन वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की कोई उपयोगिता इसका नहीं है। इसलिए अब देखते होंगे थोड़ा सा उसमें सूजन किसी कारण से संक्रमण से आ जाता है, तो लोग उसको ऑपरेशन करवा के शल्य चिकित्सा के माध्यम से बॉडी से बाहर कर देते हैं, और आपके स्वास्थ्य पर उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। उसको शरीर से बाहर कर देने पर भी कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अब उसका कोई कमी आपके बॉडी में नहीं है। अब कच्चा चीज नहीं खाते, नहीं ओकरा पचाना है, धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। उसी तरह से ये जो भुआं आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे आने वाला पीढ़ी में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इतना नोच रहे हैं ना हम लोग कि हमको नहीं लगता अब रह पाएगा ये, क्योंकि इसका उपयोग समझ। कहता हम कहां कर रहे हैं, तोरा कह रहा लियो, इत सबे कह रहा लिए, जेने नोचेगा और कल गुस्सा उठेगा। हाँ एगो डंटा रखा कर, मैं रखना हूं बगल में। हाँ पीछे भेजेंगे चोटा की। ध्यान दो इधर, तो धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अभी देखिए आप लोग दाहिना हाथ से ज्यादा काम करते हैं ना, तो दाहिना से किसी को मार दीजिए एक तमाचा, हमको लगता है पानी नहीं मांग पाएगा, वो गिर जाएगा। अब बामा से मारिएगा तो उतना चोट नहीं लगता, कम है, इसका बहुत कम है। तो दाहिना हाथ की अपेक्षा बामा हाथ निष्क्रिय क्यों हुआ? क्योंकि इसका वर्क कम है। अब पहले दोनों शौक इसलिए था कि लोग कूद कूद करके फल तोड़ते थे, दोनों हाथ से भी चलने का काम करते थे, सक्रिय था। धीरे धीरे इसका निष्क्रिय हो गया। कान पहले लोगों का इतना बराबर होता था, अब देखो कम हो गया। बाल पहले टूटता ही लोगों का नहीं था, झोटमो झोटी करने के बाद, अब शैम्पू लगाइएगा सब झड़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं ना, कि उपयोग जैसे जैसे कमता जा रहा है। पहले लोगों का नाखून इतना बराबर होता था, टूटता ही नहीं था, मांस को चीर लेता था अपने नाखून से। अब आपका नाखून तनिक बड़ा होगा ना, आटे सामने में टूट जाएगा। मुंह फुलाती है लड़की लोग, हम आटा नहीं सनेंगे, हमारा नाखून टूट गया। तो उनको बुझाता कितना मेहनत से बढ़ाए थे, कितना नेल पेंटाग्राम लगाए, तोरा की समझ में भी आ रहा है। तो लोग भी बढ़ाता ही होगा, एक आध गो लड़का लोग एक को बढ़ाएगा, लड़की लोग 2-3 को बढ़ाती है। हाँ ये देखो बढ़ेले है तनी मनी, ये चला बढ़ेले है, चोट नहीं, तुम लड़का ठीक है, ये ठीक है, ये लड़का बढ़ेले है। देखो इसका वर्क समझ में आ गया।
अपेंडिक्स का कोई काम तो हर बॉडी में नहीं, इसलिए कभी में दर्द हो जाए तो टेंशन मत लेना, समझना अगर निकलना ही था, अब निकलेगा, कोई दिक्कत आपके बॉडी पर नहीं पड़ेगा। अब कहेगा तब एक ही करेगा, इसका हमको वर्क समझ में आ गया, अब एक कोई विशेष काम नहीं है, अपना ट्यूब है, अपना गया भोजन, लेकिन एक कम तोरा बॉडी में है। एक क्लोन वाला जो पार्ट्स है ना, ये तुम याद करो, जब विटामिन पढ़ा के बताए थे, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन K, याद आया? वो तीन को कहां बनता है? क्लोन में। बड़ी आंत के क्लोन में बताए थे, आप याद कीजिए कि बड़ी आंत के क्लोन वाले भाग में 4 तरह के विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन K। ये कहां बनता है? क्लोन वाला में। तो एक कर यूज तोरा बॉडी में है, ओकर बाद की होगा, यहां से सब काम जाएगा, पाइप है, ये पाइप से भोजन निकलते हुए यहां पर कुछ विटामिन सम्मिलित होते हुए अब इस भाग से क्या होगा, आपके नहीं रेक्टम वाले भाग से क्या होगा, रेक्टम वाले भाग से आपके बॉडी के बाहर क्या होगा, भोज्य पदार्थ चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखो चट्टा, अब ये न बतलियो रे, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है, और सिर्फ अवशोषण की बात करेगा तो बड़ी आंत में होगा। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अवशोषण, इसलिए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां होगा? बड़ी आंत में। कहां होगा? स्पष्ट लिखा है, देखो, बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। बड़ी आंत में पाचन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, कोई भी एंजाइम। बड़ी आंत का क्या गो भाग? कौन कौन? कैकम, क्लोन, रेक्टम। अब फिगर में तुम देखिए लिया था, ये हो गया कैकम, ये हो गया क्लोन, ये हो गया रेक्टम। कैकम, क्लोन और रेक्टम। कैकम वाले भाग में एक फिंगर जैसा संरचना है ना, उसको क्या नाम क्या बोले थे? अपेंडिक्स। कैकम में जो फिंगर जैसा संरचना था उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अब काम क्या है? कोई काम नहीं, तब ओकरा बाहर निकाल दें, कैसे? खींचकर, शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से। क्लियर? चलिए, और क्लोन में की बताए? क्लोन में क्या बताए? 4 गो विटामिन का निर्माण होता है। कौन कौन? कौन कौन? चलिए, क्लियर हो गया? 4 गो विटामिन का नाम लिख लिया, देखो, B3, B6, B12 और विटामिन K। ये सब कहां से निकलता है? क्लोन वाले क्षेत्र से। और रेक्टम में क्या होगा? जो अनपचा भोजन है उस शरीर से बाहर निकल जाएगा। अनपचा भोजन बॉडी से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में? पाचक ग्रंथि के बारे में, जिसमें खास तौर पे 2 ग्लैंड का नाम हम आपको बताएंगे। एक बताएंगे लीवर और दूसरा बताएंगे पेनक्रियाज। तो आज की सेवा यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, यानी कल मिलते हैं। थैंक यू।